अच्छा बेटे, आज हमें स्टार्ट करना है फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 6, जिसका नाम है केमिकल इक्विलिब्रियम। ठीक है भाई, फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम क्या है? केमिकल इक्विलिब्रियम। और बेटे थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से भी और कैलकुलेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको पता है कि ये चैप्टर थोड़ा सा मुश्किल है। ठीक है बेटा, इसकी थ्योरी और इसकी कैलकुलेशंस दोनों ही थोड़ी सी ज्यादा कॉन्सेप्चुअल है। इस वजह से बेटे बहुत ध्यान से, बहुत तवज्जो से, बहुत तसल्ली से इसको स्टडी करना। और सबसे पहला कॉन्सेप्ट जो इसमें स्टडी करना होता है वो इरिवर्सिबल रिएक्शंस एंड रिवर्सिबल रिएक्शंस। ठीक है भाई, सबसे पहला कॉन्सेप्ट इस चैप्टर में जो स्टडी करना होता है वो है इरिवर्सिबल रिएक्शंस एंड रिवर्सिबल रिएक्शंस। बेटे इरिवर्सिबल रिएक्शंस उन रिएक्शंस को कहा जाता है जो सिर्फ और सिर्फ एक डायरेक्शन में होते हैं, और वो एक डायरेक्शन क्या है? फ्रॉम रिएक्टेंट्स टू प्रोडक्ट्स। ठीक है बेटे, वो रिएक्शन जो सिर्फ एक डायरेक्शन में होते हैं, और वो एक डायरेक्शन क्या है? फ्रॉम रिएक्टेंट्स टू प्रोडक्ट्स। वो क्या कहलाते हैं? इरिवर्सिबल रिएक्शंस। कैसे किया जाता है बेटा? सिंगल एरो से। इक्वेशन में रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के दरमियान क्या होगा? सिंगल एरो। तो ये पहचान है इरिवर्सिबल रिएक्शंस की। तो बेटा वो रिएक्शन जो सिर्फ एक डायरेक्शन में होता है, यानी जिसमें सिर्फ रिएक्टेंट से प्रोडक्ट्स बनते हैं, प्रोडक्ट से वापस रिएक्टेंट्स नहीं बनते, वो रिएक्शन क्या कहलाता है? इरिवर्सिबल रिएक्शन। और उसकी पहचान क्या है बेटा? सिंगल एरो इन इक्वेशन। अब बेटा इस रिएक्शन की एक खास बात यह है कि ये रिएक्शन जो है वो कंप्लीट हो सकता है। यानी कि बेटा अगर हम सही प्रोपोर्शन में रिएक्टेंट्स को मिलाएं तो सारा रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, और जब सारा रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है तो हम कहते हैं कि रिएक्शन हो गया कंप्लीट। ठीक है बेटे, रिएक्शन के कंप्लीट होने का क्या मतलब है? कि सारा रिएक्टेंट किसमें कन्वर्ट हो जाए? प्रोडक्ट में। तो अगर सही प्रोपोर्शन में रिएक्टेंट्स को मिलाएंगे तो रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगा, यानी सारा का सारा रिएक्टेंट किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? प्रोडक्ट। बेटा रिवर्सिबल रिएक्शंस वो रिएक्शंस होते हैं जो दो डायरेक्शंस में होता है, और वो दो डायरेक्शंस क्या है? फ्रॉम रिएक्टेंट्स टू प्रोडक्ट्स एंड फ्रॉम प्रोडक्ट्स टू रिएक्टेंट्स। यानी बेटा एक ऐसा रिएक्शन जो एक ही वक्त में, एक ही साथ दो डायरेक्शंस में हो रहा होता है, जिसमें रिएक्टेंट से प्रोडक्ट भी बनता है और प्रोडक्ट से वापस रिएक्टेंट भी बनता है। बेटा ऐसा रिएक्शन, ऐसे रिएक्शंस क्या कहलाते हैं? रिवर्सिबल रिएक्शंस। और इसकी पहचान क्या होती है बेटा? डबल एरो। जैसे कि ये रिएक्शन, बेटा जब नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का रिएक्शन होगा तो इस रिएक्शन में रिएक्टेंट्स नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से अमोनिया प्रोडक्ट भी बनेगा, और अमोनिया प्रोडक्ट तोड़ के वापस नाइट्रोजन और हाइड्रोजन भी बनाएगा। यानी कि बेटा साइमल्टेनियसली एक साथ रिएक्टेंट से प्रोडक्ट भी बन रहा है और प्रोडक्ट से वापस रिएक्टेंट भी बन रहा है। तो एक ऐसा रिएक्शन हो गया बेटा, ये हो गया रिवर्सिबल रिएक्शन। और रिवर्सिबल रिएक्शन के बारे में याद रखिएगा कि बेटा ये कभी भी कंप्लीट नहीं होता, नेवर कंप्लीट। बेटा एक रिवर्सिबल रिएक्शन कभी भी कंप्लीट नहीं हो सकता, यानी कि कभी भी ऐसा नहीं होता कि सारा रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो सके, क्योंकि बेटा बैकवर्ड रिएक्शन भी हो रहा होता है जो प्रोडक्ट को वापस किस में कन्वर्ट कर रहा होता है? रिएक्टेंट्स में। सो दैट्स व्हाई अ रिवर्सिबल रिएक्शन
कैन नेवर बी कंप्लीटेड। अब देखो बेटा, रिवर्सिबल रिएक्शन की दो डायरेक्शंस, ठीक है बेटा, या दो कंपोनेंट्स होते हैं, दो डायरेक्शंस या दो कंपोनेंट्स। मैंने बोला रिएक्टेंट से प्रोडक्ट भी बन रहा है और प्रोडक्ट से वापस रिएक्टेंट भी बन रहा है। बेटा रिएक्टेंट से प्रोडक्ट का बनना फॉरवर्ड डायरेक्शन या फॉरवर्ड रिएक्शन कहलाता है, और प्रोडक्ट से वापस रिएक्टेंट का बनना बैकवर्ड डायरेक्शन या बैकवर्ड रिएक्शन कहलाता है। तो एक रिवर्सिबल रिएक्शन में रिएक्टेंट से प्रोडक्ट का बनना फॉरवर्ड और प्रोडक्ट से वापस रिएक्टेंट का बनना क्या कहलाता है, बैकवर्ड। अब कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं बेटा, उन टर्मिनोलॉजीज का यूज इस चैप्टर में बहुत ज्यादा होगा, और उन टर्म्स के ऊपर जिसकी गिरफ्त जितनी अच्छी होगी बेटा, उसके लिए इस चैप्टर के कॉन्सेप्ट्स को समझना उतना ही आसान होगा। Full quantity of reactant moving to product is necessary in irreversible reaction. Ahmed, if the stoichiometric ratios are according to the equation, बेटा एक क्वेश्चन आया है, जैसे मैंने लिखा है ना कि irreversible reaction complete हो सकता है, मैं नहीं बोला कि हमेशा होता है। अहमद, मैंने बोला है कि अगर हम सही प्रोपोर्शन में रिएक्टेंट्स को मिलाएंगे, which means कि अगर हम जो रेशियोज इक्वेशन में लाइक 1 मोल कार्बन एंड 1 मोल ऑक्सीजन इक्वल मोल्स लेंगे तो रिएक्शन कंप्लीट होगा और सारे रिएक्टेंट इसमें कन्वर्ट। ऑब्वियसली बात है बेटा, अगर हम लिमिटिंग रिएक्टेंट रखेंगे किसी को तो फिर कंप्लीट नहीं होगा। ठीक है अहमद, समझ में आ गई बेटा ये बात? अच्छा भाई, टर्मिनोलॉजीज की हम बात कर रहे हैं। जैसे एक टर्म बहुत ज्यादा यूज होती है, रिएक्टिंग मिक्सचर। ठीक है भाई, एक टर्म बहुत ज्यादा यूज होती है, रिएक्टिंग मिक्सचर। व्हाट इज रिएक्टिंग मिक्सचर? मिक्सचर ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स in which reaction is occurring। बेटे आपको एक रिवर्सिबल रिएक्शन कराना है, आपने क्या किया, एक वेसल लिया, उस वेसल में आपने रिएक्टेंट्स को मिलाया। जैसे ही आपने रिएक्टेंट्स को मिलाया, रिएक्शन स्टार्ट हो गया, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट्स बनने लगे। अब उस वेसल के अंदर आप देखो तो एक ऐसा मिक्सचर है जिसमें रिएक्टेंट्स भी हैं, प्रोडक्ट्स भी हैं और रिएक्शन भी हो रहा है। ठीक है बेटा, अगर आपने एक रिवर्सिबल रिएक्शन कराना है, आपने एक वेसल लिया, उसमें रिएक्टेंट्स को मिलाया, जैसे ही मिलाया रिएक्शन स्टार्ट हुआ, प्रोडक्ट बनने लगा। अब उस वेसल के अंदर एक ऐसा मिक्सचर है जिसमें रिएक्टेंट्स का अमाउंट भी मौजूद है, प्रोडक्ट्स का अमाउंट भी मौजूद है और रिएक्शन भी हो रहा है। बेटा ऐसा मिक्सचर क्या कहलाता है, रिएक्टिंग मिक्सचर। ठीक है बेटा, ऐसा मिक्सचर क्या कहलाता है, रिएक्टिंग मिक्सचर। मिक्सचर ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स इन विच रिएक्शन इज अकरिंग। एक्टिव मास या मोलर कॉन्सेंट्रेशन। हाँ भाई, एक्टिव मास या मोलर कॉन्सेंट्रेशन क्या होती है, मोल्स ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स पर डीएम क्यूब ऑफ मिक्सचर। अब बेटा एक्टिव मास या मोलर कॉन्सेंट्रेशन क्या होती है, मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स पर डीएम क्यूब ऑफ मिक्सचर। इसको बेटा ध्यान से समझिएगा। मैंने बोला कि
रिएक्टिंग मिक्सचर एक ऐसा मिक्सचर है जिसमें रिएक्टेंट्स का भी अमाउंट है, प्रोडक्ट्स का भी अमाउंट है और रिएक्शन भी हो रहा है। नाउ कीप दिस इन योर माइंड कि अगर रिएक्टिंग मिक्सचर का हम 1 लीटर वॉल्यूम लें, ठीक है बेटा, अगर हम रिएक्टिंग मिक्सचर का 1 लीटर वॉल्यूम लें तो उसमें किसी भी रिएक्टेंट या प्रोडक्ट के जितने मोल होंगे वो क्या कहलाएगा, उसका एक्टिव मास। जैसे भाई ये रिवर्सिबल रिएक्शन है, ठीक है बेटा, मैंने इसका रिएक्टिंग मिक्सचर लिया 1 लीटर, तो उस 1 लीटर रिएक्टिंग मिक्सचर में नाइट्रोजन के जितने मोल होंगे वो नाइट्रोजन का एक्टिव मास कहलाएगा, हाइड्रोजन के जितने मोल होंगे वो हाइड्रोजन का एक्टिव मास कहलाएगा, अमोनिया के जितने मोल्स होंगे वो अमोनिया का एक्टिव मास कहलाएगा। तो बेटा 1 लीटर रिएक्टिंग मिक्सचर में किसी भी रिएक्टेंट या प्रोडक्ट के जितने मोल होते हैं वो क्या कहलाएगा, उसका एक्टिव मास। और देखो एक्टिव मास को रिप्रेजेंट कैसे करता है, जैसे अगर मैं इसी इक्वेशन की बात करूं तो इसमें नाइट्रोजन का एक्टिव मास मैं कैसे रिप्रेजेंट करूंगा, जरा देखो। एक्टिव मास ऑफ नाइट्रोजन, बेटा हम एक्टिव मास या मोलर कॉन्सेंट्रेशन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, जिस सब्सटेंस का एक्टिव मास है उसे हमने किस में लिख दिया, स्क्वायर ब्रैकेट में, और इक्वेशन में उसके जितने भी मोल है वो क्या बना देते हैं, पावर। जैसे नाइट्रोजन का कुछ नहीं लिखा, 1 मोल है तो पावर 1। इसी तरह एक्टिव मास ऑफ हाइड्रोजन जब लिखेंगे तो H2 आएगा स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, और देखो इक्वेशन में कितने मोल हैं इसके, 3, तो पावर क्या हो जाएगी इसकी, 3। इसी तरह बेटा जब अमोनिया का एक्टिव मास लिखेंगे तो NH3 स्क्वायर ब्रैकेट में, पावर क्या हो जाएगी 2, क्योंकि इक्वेशन में इसके कितने मोल है, 2 मोल। तो रिमेंबर एक्टिव मास इज रिप्रेजेंटेड इन अ स्क्वायर ब्रैकेट and the moles in equation, the mole relation of equation becomes the power। तो आपको बताया बेटा रिएक्टिंग मिक्सचर, रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के ऐसे मिक्सचर को कहते हैं जिसमें रिएक्शन चल रहा हो, और बेटा उस रिएक्टिंग मिक्सचर में किसी भी रिएक्टेंट या प्रोडक्ट के जो मोल होते हैं वो क्या कहलाता है, उसका एक्टिव मास। बेसिकली 1 dm³ में 1 लीटर रिएक्टिंग मिक्सचर में किसी भी रिएक्टेंट या प्रोडक्ट के जितने मोल होते हैं वो क्या कहलाता है, उसका एक्टिव मास। अब देखो एक आखिरी बात, 2 अहम पॉइंट्स हैं बेटा, पूरे चैप्टर में रिपीट हो जाएंगे, अच्छे से पता होने चाहिए। ये 2 पॉइंट्स अगर आपको पता है तो आपके काफी सारे कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो इस चैप्टर के इजीली निकल जाएंगे। और वो क्या है, देखो अगर रिएक्टिंग मिक्सचर में रिएक्टेंट्स की कॉन्सेंट्रेशन हाई होगी तो फॉरवर्ड रिएक्शन ज्यादा फास्ट होगा बैकवर्ड से। ठीक है भाई, अगर रिएक्टिंग मिक्सचर में रिएक्टेंट्स की कॉन्सेंट्रेशन हाई होगी तो याद रखिएगा उस रिएक्टिंग मिक्सचर में फॉरवर्ड रिएक्शन बैकवर्ड से ज्यादा फास्ट हो रहा होगा। और अगर रिएक्टिंग मिक्सचर में प्रोडक्ट्स की कॉन्सेंट्रेशन हाई होगी तो याद रखिएगा बेटा बैकवर्ड ज्यादा फास्ट होगा फॉरवर्ड से। तो भाई एक रिवर्सिबल रिएक्शन में 2 रिएक्शन एक साथ हो रहे होते हैं, एक और एक बैकवर्ड। फॉरवर्ड जिसमें रिएक्टेंट कन्वर्ट हो रहे होते हैं प्रोडक्ट में, और बैकवर्ड जिसमें प्रोडक्ट वापस किसमें कन्वर्ट हो रहे होते हैं, फॉरवर्ड सॉरी रिएक्टेंट्स में। ठीक है भाई, और रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स का मिक्सचर क्या कहलाता है, रिएक्टिंग मिक्सचर। तो बेटे इस रिएक्टिंग मिक्सचर में अगर रिएक्टेंट्स की कॉन्सेंट्रेशन हाई होगी तो याद रखिएगा फॉरवर्ड रिएक्शन ज्यादा फास्ट होगा बैकवर्ड से। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन विल बी ग्रेटर देन रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। और अगर इस रिएक्टिंग मिक्सचर में प्रोडक्ट्स की कॉन्सेंट्रेशन हाई होगी तो याद रखिएगा बेटा बैकवर्ड रिएक्शन इज फास्टर देन फॉरवर्ड, मतलब रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन इज ग्रेटर देन रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। आखिरी टर्म बता रहा हूं बेटा, आखिरी टर्म रिएक्शन कोशेंट। ठीक है भाई, आखिरी टर्म जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है,
रिएक्शन कोशेंट क्यू से रिप्रेजेंट करता है। हाँ बेटे, रिएक्शन कोशेंट क्या होता है बेटा? ये एक रेशियो होता है जिसके न्यूमरेटर में एक्टिव मासेस या कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स और डिनोमिनेटर में एक्टिव मासेस या कॉन्सेंट्रेशंस ऑफ रिएक्टेंट्स। बेटा आप रिएक्शन में किसी भी टाइम पर रिएक्शन को रोक दे, ठीक है भाई, आपने रिएक्शन स्टार्ट कराया, कुछ देर चलने दिया, फिर आपने रोक दिया। रोकने के बाद आपने रिएक्टिंग मिक्सचर का एक सैंपल लिया थोड़ा सा, और उस सैंपल में आपने देखा कि प्रोडक्ट्स की कॉन्सेंट्रेशन कितनी है और रिएक्टेंट्स की कितनी है। फिर आपने एक रेशियो निकाला जिसके न्यूमरेटर में रखा एक्टिव मासेस या कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स, डिनोमिनेटर में रखा एक्टिव मासेस या कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। बेटा ये जो रेशियो आएगा, ये रेशियो क्या कहलाता है? रिएक्शन कोशेंट। जैसे कि बेटा ये रिएक्शन है, अगर वही ले लेते हैं, ठीक है भाई, ये रिएक्शन है, आपको इस रिएक्शन का कोशेंट निकालना है। तो मैंने क्या बताया? रिएक्शन कोशेंट एक रेशियो है जिसके न्यूमरेटर में आता है प्रोडक्ट्स का एक्टिव मास, एक्टिव मास ऑफ अमोनिया। कैसे लिखते हैं एक्टिव मास? स्क्वायर ब्रैकेट में अमोनिया लिखा, पावर 2 लगा दी। डिनोमिनेटर में आता है एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट्स। अब दो रिएक्टेंट्स हैं, तो बेटा याद रखिएगा, जब भी दो या दो से ज्यादा होंगे तो सबके एक्टिव मासेस को मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे प्रोडक्ट्स दो है ना, तो डिनोमिनेटर में दोनों का एक्टिव मास आएगा, एक्टिव मास ऑफ नाइट्रोजन इनटू एक्टिव मास ऑफ हाइड्रोजन। तो भाई ये जो रेशियो है, ये रेशियो क्या कहलाता है? रिएक्शन कोशेंट। ठीक है भाई, यहां तक की बात सबको क्लियर हो गई? जल्दी से बताइएगा। हाँ भाई, अब हम आपको बताएंगे कि केमिकल इक्विलिब्रियम क्या होता है। व्हाट डू यू मीन बाय केमिकल इक्विलिब्रियम? बेटा देखो, एक रिवर्सिबल रिएक्शन में डिफरेंट स्टेट्स होती हैं, क्योंकि हम सब जानते हैं कि रिवर्सिबल रिएक्शन में दो रिएक्शन एक साथ हो रहे हैं, फॉरवर्ड बैकवर्ड। तो कभी फॉरवर्ड ज्यादा फास्ट हो रहा होता है बैकवर्ड से, कभी बैकवर्ड ज्यादा फास्ट हो रहा होता है फॉरवर्ड से। यही मैं कह रहा हूं कि एक रिवर्सिबल रिएक्शन में ना मुख्तलिफ स्टेट्स होती हैं। ठीक है भाई, जैसे कभी फॉरवर्ड ज्यादा तेज हो रहा है कभी बैकवर्ड से, और कभी बैकवर्ड ज्यादा तेज हो रहा है फॉरवर्ड से। बट एक स्टेट ऐसी भी होती है, ठीक है बेटा, एक स्टेट ऐसी भी होती है जिसपे रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बराबर हो जाता है रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के, और concentration of reactants and products become constant। ठीक है भाई, तो एक स्टेट ऐसी भी होती है जब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बराबर हो जाता है रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के, यानी जितनी तेजी से फॉरवर्ड रिएक्शन हो रहा होता है उतनी तेजी से बैकवर्ड रिएक्शन हो रहा होता है। बेटा ये स्टेट कहलाती है केमिकल इक्विलिब्रियम। ठीक है बेटा, जिस स्टेट पे फॉरवर्ड रिएक्शन और बैकवर्ड रिएक्शन का रेट क्या हो जाता है? बराबर, वो स्टेट क्या कहलाती है बेटा? केमिकल इक्विलिब्रियम। ठीक है, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बिकम्स इक्वल टू द रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, दिस स्टेट इज कॉल्ड केमिकल इक्विलिब्रियम। अब देखो, केमिकल इक्विलिब्रियम की दो कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। एक कैरेक्टरिस्टिक, बल्कि तीन कह लो, तीन कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। पहली कैरेक्टरिस्टिक ये लिखिए, ठीक है भाई, कि ये वो स्टेट है जिसपे रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बराबर हो गया रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के।
बेटा दूसरी कैरेक्टरिस्टिक ये है कि जब इक्विलिब्रियम अचीव हो जाता है तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स बिकम कांस्टेंट। बेटा जब इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो जाता है तो रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट हो जाती है, इक्वल नहीं। यहां बच्चे बड़े कंफ्यूज होते हैं, भाई एक चीज इक्वल हो रही है, एक चीज कांस्टेंट हो रही है। इक्वल क्या हो रहा है? रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन एंड रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। कांस्टेंट क्या हो रहा है? रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की कॉन्सेंट्रेशन। क्यों हो रही है? भाई जितनी तेजी से फॉरवर्ड रिएक्शन हो रहा है यानी रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है, उतनी ही तेजी से बैकवर्ड रिएक्शन यानी प्रोडक्ट से वापस रिएक्टेंट बन रहा है। विच मींस के अगर 100 नए मॉलिक्यूल रिएक्टेंट से प्रोडक्ट के बने फॉरवर्ड रिएक्शन में, 100 पुराने मॉलिक्यूल बैकवर्ड में वापस रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो गए, तो there is no net change in the concentration of reactants and products at equilibrium state। और बेटा तीसरी कैरेक्टरिस्टिक ये है कि केमिकल इक्विलिब्रियम डायनेमिक इक्विलिब्रियम होता है। व्हाट डू यू मीन बाय डायनेमिक इक्विलिब्रियम? भाई जिस तरह फिजिक्स में आप इक्विलिब्रियम पढ़ते हो तो आप कहते हो जी दो तरह का इक्विलिब्रियम होता है, स्टैटिक और डायनेमिक। जैसे कि अगर एक किताब जो है वो डेस्क पे रखी हुई है तो ये स्टैटिक इक्विलिब्रियम में, लेकिन बेटा अगर कोई कार यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है तो वो भी इक्विलिब्रियम में है। अगर कोई पैराट्रूपर पैराशूट बांध के कूदा है और उसने पैराशूट खोल लिया है तो वो भी इक्विलिब्रियम में आ गया है, बट वो तो मूव कर रहा है। तो ऐसा इक्विलिब्रियम क्या कहलाता है बेटा? डायनेमिक इक्विलिब्रियम। अब इस कॉन्सेप्ट को हम केमिस्ट्री पे कैसे अप्लाई करेंगे? बेटे अगर इक्विलिब्रियम पर पहुंच के रिएक्शन स्टॉप हो जाए, ठीक है भाई, अगर इक्विलिब्रियम पर पहुंच के रिएक्शन क्या हो जाए? स्टॉप, तो हम कहेंगे कि इक्विलिब्रियम कैसा है? स्टैटिक। और अगर इक्विलिब्रियम पर पहुंच के रिएक्शन स्टॉप ना हो बल्कि होता रहे तो डायनामिक। तो ऐसा ही होता है बेटा, अचीव होने के बाद रिएक्शन रुकता नहीं है, फॉरवर्ड रिएक्शन भी होता रहता है, बैकवर्ड रिएक्शन भी होता रहता है। बस दोनों का रेट सेम होने की वजह से रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की कॉन्सेंट्रेशन में कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ना रिएक्टेंट्स बढ़ रहा है ना प्रोडक्ट्स बढ़ रहा है, ना रिएक्टेंट्स कम हो रहा है ना प्रोडक्ट्स कम हो रहा है। तो दिखने में ऐसा लगता है कि रिएक्शन रुक गया क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन में कोई चेंज आ ही नहीं रही, लेकिन असल में रिएक्शन रुका नहीं है, दोनों हो रहे हैं, बट रेट बराबर होने की वजह से कॉन्सेंट्रेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। दैट्स व्हाई केमिकल इक्विलिब्रियम इज डायनेमिक। ठीक है भाई, अब ये ग्राफ देखें जरा बेटा। एक्स एक्सिस पे हम हमेशा इंडिपेंडेंट क्वांटिटी लेते हैं। एक्स एक्सिस पे हमने लिया है टाइम, वाई एक्सिस पे हमने ली है कॉन्सेंट्रेशन। अब बेटा ये एक लाइन है और ये दूसरी है। मुझे बताओ कौन सी लाइन रिएक्टेंट्स को शो कर रही है, कौन सी लाइन प्रोडक्ट्स को शो कर रही है? हाँ अभी बताओ। चलो ए और बी कह देता हूँ लाइन को मैं, ताकि आपको आसानी रहे। ये लाइन ए है और ये लाइन बी है। लाइन ए किसको शो कर रही है और लाइन बी किसको? जाहिर बेटा जो चीज जीरो से स्टार्ट हो रही है, क्योंकि वाई एक्सिस पे कॉन्सेंट्रेशन है ना, तो जो चीज जीरो से स्टार्ट हो रही है वो प्रोडक्ट हो सकती है, क्योंकि जब रिएक्शन स्टार्ट करते हैं तो प्रोडक्ट तो होता ही नहीं है। तो लाइन ए दरअसल जो है ना वो रिएक्टेंट है, लाइन बी दरअसल जो है वो क्या है? प्रोडक्ट। अब ये लाइंस क्या शो कर रही हैं बेटा? आप रिएक्टेंट की लाइन को देखो, रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन इतनी ज्यादा है, जब हम रिएक्शन स्टार्ट करेंगे तो मिक्सचर में सिर्फ रिएक्टेंट्स ही होंगे ना, हम रिएक्टेंट्स को मिलाएंगे वेसल में तो सिर्फ रिएक्टेंट्स ही रिएक्टेंट्स होंगे। अब रिएक्टेंट्स की कॉन्सेंट्रेशन हाई होगी तो फॉरवर्ड रिएक्शन तेजी से स्टार्ट होगा। क्या पढ़ा था हमने कि जब भी रिएक्टेंट्स की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होती है तो फॉरवर्ड रिएक्शन ज्यादा फास्ट होता है, यही पढ़ा था ना हमने। तो क्योंकि रिएक्टेंट्स की कॉन्सेंट्रेशन इतनी हाई है तो फॉरवर्ड रिएक्शन बहुत तेजी से स्टार्ट होगा, और जब फॉरवर्ड रिएक्शन तेजी से होगा तो रिएक्टेंट्स तेजी से प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट होंगे और रिएक्टेंट्स की कॉन्सेंट्रेशन में बहुत तेज डाउनफॉल आएगा।
ठीक है, इसी वजह से लाइन देखो इतना स्टीप स्लोप में नीचे आ रही है। लेकिन बेटा जैसे जैसे रिएक्टेंट्स की कॉन्सेंट्रेशन कम होती जाएगी, फॉरवर्ड रिएक्शन की स्पीड स्लो होती जाएगी और ये कर्व थोड़ा सा बेटा स्ट्रेट होने लगेगा और फाइनली ये लाइन बिल्कुल स्ट्रेट हो गई। सिमिलरली बेटा फॉरवर्ड रिएक्शन तेजी से स्टार्ट हुआ तो प्रोडक्ट तेजी से बनी, इसलिए देखो प्रोडक्ट की लाइन भी तेजी से ऊपर आ रही है। फिर फॉरवर्ड रिएक्शन स्लो हुआ तो प्रोडक्ट्स का बनना स्लो हो गया और होते होते जब फॉरवर्ड रिएक्शन होते होते लाइन स्ट्रेट हो गई। अब ये दोनों लाइन जब स्ट्रेट हो गई तो देखो वाई एक्सिस में कोई डिस्प्लेसमेंट हो ही नहीं रही, ना ये लाइन ऊपर जा रही है ना नीचे, ना ये लाइन ऊपर जा रही है या नीचे। जब वाई एक्सिस में कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रही तो इसका मतलब वाई वाली क्वांटिटी क्या हो गई है, कांस्टेंट। इसका मतलब क्या अचीव हो गया है, इक्विलिब्रियम। तो ये है केमिकल इक्विलिब्रियम। समझ में आ गया बेटा सबको केमिकल इक्विलिब्रियम क्या होता है? अच्छा भाई अब देखें जरा, नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास लॉ ऑफ मास एक्शन, ऑल्सो कॉल्ड लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम। ठीक है भाई, लॉ ऑफ मास एक्शन ऑल्सो कॉल्ड लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम। अब देखो बेटा ये लॉ ऑफ मास एक्शन या लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम क्या होता है, कहते हैं रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है भाई, रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द concentration of reactants। बेटा ये स्टेटमेंट है, समझ लो कि एक केमिकल रिएक्शन का रेट रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन या एक्टिव मास से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है भाई, क्या स्टेटमेंट है, एक केमिकल रिएक्शन का रेट रिएक्टेंट्स के एक्टिव मास या कंसंट्रेशन से क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो अगर रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन कम होगी तो रेट ऑफ रिएक्शन भी कम होगा, यानी रिएक्शन स्लो। अगर रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी तो रेट ऑफ रिएक्शन भी ज्यादा होगा, यानी कि रिएक्शन फास्ट। ये है लॉ ऑफ मास एक्शन या लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम की स्टेटमेंट। ठीक है, अब एक रिवर्सिबल रिएक्शन हम लिख रहे हैं। ठीक है, जैसे कि ये रिवर्सिबल रिएक्शन है, इसमें देखो रिएक्टेंट ए के n मोल्स हैं, रिएक्टेंट बी के m मोल्स हैं, प्रोडक्ट सी के x मोल्स और प्रोडक्ट डी के कितने मोल्स हैं, y मोल्स। अच्छा भाई, जब अभी हमने रिएक्शन कोशेंट की बात की तो याद रखिएगा बेटा Q यानी कि रिएक्शन कोशेंट एट इक्विलिब्रियम इज कांस्टेंट। ठीक है भाई, अभी हमने रिएक्शन कोशेंट की बात की थी, तो रिएक्शन कोशेंट यानी कि Q इक्विलिब्रियम पर कांस्टेंट हो जाता है, यानी कि फर्ज करें कि इस रिवर्सिबल रिएक्शन में इक्विलिब्रियम अटेन हो गया, इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो गया। ठीक है भाई, फर्ज करें कि इस रिवर्सिबल रिएक्शन में इक्विलिब्रियम हो गया है एस्टेब्लिश। तो मैंने क्या बताया था, रिएक्शन कोशेंट क्या होता है, एक रेशो, जिस रेशो के न्यूमरेटर में क्या होता है बेटा, एक्टिव मास ऑफ प्रोडक्ट्स। तो दो प्रोडक्ट्स हैं सी, एक्टिव मास कैसे लिखेंगे बेटा, सी स्क्वायर ब्रैकेट में और एक्स मोल क्या बन जाएंगे, पावर। दूसरा प्रोडक्ट कौन है, डी, एक्टिव मास कैसे लिखेंगे बेटा, डी स्क्वायर ब्रैकेट में, वाई मोल्स है तो वाई क्या बन गई, पावर। डिनोमिनेटर में आते हैं रिएक्टेंट्स, दो रिएक्टेंट्स हैं, ए पावर एम, बी पावर एम। अब देखो रिएक्शन कोशेंट इक्विलिब्रियम पर ये रेशो कांस्टेंट हो जाएगा। क्यों कांस्टेंट हो जाएगा,
क्योंकि हमने क्या पढ़ा है कि इक्विलिब्रियम स्टेट की दूसरी कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की कॉन्सेंट्रेशन क्या हो गई है, कांस्टेंट। अब मुझे बताओ, जब प्रोडक्ट्स की कॉन्सेंट्रेशन भी कांस्टेंट है, रिएक्टेंट्स की कॉन्सेंट्रेशन भी कांस्टेंट है, तो जब तक इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश रहेगा क्या इस रेशो में कोई चेंज आएगा? जब डिनोमिनेटर भी कांस्टेंट है, न्यूमरेटर भी कांस्टेंट है, तो मुझे बताओ कि जब तक इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश रहेगा क्या इस रेशियो में कोई चेंज आएगा? तो ऑब्वियसली आपको बोलना चाहिए सर नहीं आएगा, क्योंकि भाई न्यूमरेटर भी कांस्टेंट है, डिनोमिनेटर भी कांस्टेंट है, तो रेशियो भी क्या रहेगा, कांस्टेंट। बेटा इस कांस्टेंट रेशियो को कहा जाता है केसी, यानी कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। सिर्फ इक्विलिब्रियम, ठीक है बेटा, ये रेशियो कांस्टेंट रहेगा सिर्फ और सिर्फ किस पे, इक्विलिब्रियम पे। अब मुझे बताओ कि अगर इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश नहीं है, तो मैंने क्या बताया था कि अगर इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश नहीं है तो ऑब्वियसली रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बैकवर्ड के बराबर नहीं होगा, या तो फॉरवर्ड रिएक्शन ज्यादा फास्ट होगा बैकवर्ड से, या बैकवर्ड ज्यादा फास्ट होगा फॉरवर्ड से। इन एनी केस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स कांस्टेंट नहीं रहेंगे। जब कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट नहीं है तो क्या रेशियो कांस्टेंट रहेगा? नहीं रहेगा, ठीक है बेटा। और जब रेशियो कांस्टेंट रहेगा ही नहीं तो हम इसे किसी कोई कांस्टेंट कह ही नहीं सकते। बेटा ये बात ना ध्यान से सुन लो, क्योंकि आगे की चीजें ना मेरी एक्सप्लेनेशन से आपके लिए बहुत हलवा हो जानी है। अगर आपके दिमाग में ये बातें बैठ गई जो मैं जिस तरह से बता रहा हूँ कि भाई रिएक्शन कोएफिशिएंट रेशियो है जो आप किसी भी कंडीशन में निकाल सकते हो, किसी भी स्टेट पर निकाल सकते हो। बस रेशियो के न्यूमरेटर में रखो एक्टिव मास ऑफ, में रखो एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट्स। लेकिन बेटा रेशियो कांस्टेंट सिर्फ और सिर्फ कब होगा, जब इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हो जाएगा। तो बेटा इक्विलिब्रियम पर क्योंकि रेशियो कांस्टेंट हो जाएगा तो हम इस कांस्टेंट को क्या कहते हैं, केसी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ठीक है बेटे, अगला पार्ट जो है वो अगली मीटिंग में कंटिन्यू कर रहे हैं।